जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें एसए का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 3 घंटे का पेपर होता है, 250 नंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 एसए होते हैं जिसमें से एक एसए आपको करना होता है। सेम सेक्शन बी में 4 एसए होते हैं, एक एसए करना होता है। ये 125 मार्क्स का होता है और नीचे वाला भी 125 मार्क्स का होता है। दोनों मिला के बनते हैं 250 मार्क्स। प्रत्येक इससे कितने शब्दों में? 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से एस्से आए, आप क्या उसमें लिख सकते हो। और बहुत महत्वपूर्ण है इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर डिपेंड करते हैं कि इससे में कितने नंबर आप लाकर अच्छी चीज़ें कर सकते हो जीवन में, क्योंकि इससे में बहुत ज़्यादा हिंदी माध्यम वालों को नंबर आते हैं। हम साथ में टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी भी करा रहे हैं, वह भी आप देखिए जाके सीरीज में। और फिर ये एस्से भी देखिए तो दोनों समझ में आएंगे। तो सेक्शन ए में पहला एस्से है, सत्य कोई रंग नहीं जानता है। यानी सत्य पे बात की गई है, ट्रूथ पे बात की गई है, सत्य। तो पहले तो हम टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में भी आपको बताते हैं कि पहले तो सत्य की परिभाषा दे दीजिए, सत्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे सत्य का कोई रंग नहीं होता है या सत्य कोई रंग नहीं जानता, इन सब का मतलब ये नहीं है कि वह कलर की बात कर रहा है। और यहाँ पे रंग को एक शब्द देकर बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा है। जैसे इसमें समाज भी आ सकता है, इसमें रिलीजियस धर्म भी आ सकता है और राजनीति भी आ सकती है। यानी सत्य का कोई रंग, कलर, जाति, धर्म, लिंग, भेद ये नहीं होता। सत्य मतलब सत्य होता है। ठीक है? तो पहले तो सत्य की परिभाषा आप देंगे, फिर सत्य कोई रंग नहीं जानता, इसका भावार्थ बताएँगे कि कहना क्या चाह रहा है। फिर हम सत्य को सही से बताना शुरू करेंगे कि सत्य सार्वभौमिक है, उसका कोई जाति, धर्म, लिंग नहीं होता है। सत्य किसी भी परिस्थिति में सत्य ही होता है, ठीक है? चाहे वह वैज्ञानिक नियम हो, चाहे वह प्रकृति के नियम हो, सत्य मतलब सत्य। फिर आप कुछ इतिहास में जा सकते हैं, चाहे आप बुद्ध की बात कर लें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, वहाँ भी सत्य की बात हुई है। आप महात्मा गांधी जी की बात कर सकते हैं, अभी सत्य अहिंसा की बात करते हैं। और गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सत्य धर्म का मूल है, यानी सत्य ही सब कुछ है। सत्य की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। परिवार हो, शिक्षा हो, सभी जगह आप सत्य की बात कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सत्य की बात कर सकते हैं कि असत्य हार जाता है, सत्य कभी नहीं हारता। ठीक है? सत्य किसी व्यक्ति को देखकर नहीं कहेगा कि मैं क्या हूँ, सत्य हमेशा सत्य रहेगा, सामने कोई भी हो। हम सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं, हम अपनी आत्मिक शांति की बात कर सकते हैं। सत्य का बहुत महत्वपूर्ण है। और बात को आप चाहें तो इससे को अगर खत्म करना हो तो आप इस बात से खत्म कर सकते हैं कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः विजय प्राप्त करती है। कहा जाता है ना, सत्य अंत में सत्य ही जीतता है। सत्य परिस्थितियाँ मुश्किल हो सकती है लेकिन जीतेगा सत्य ही। ऐसी कुछ बातों के साथ आप इसका एंड भी कर सकते हो। तो सत्य कोई रंग नहीं जानता थोड़ा-सा टफ था, लेकिन हाँ, इसमें जो 4 है इसमें हमें लगता है कुछ कम लोग ही होंगे जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया होगा, क्योंकि आगे वाले इससे ज़्यादा ईज़ी हैं। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो ये इससे इसीलिए आया होगा क्योंकि आजकल जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, यूक्रेन, रसिया, इधर आपका ईरान और इज़राइल, ये सब चल रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया होगा कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो इसमें 2 टाइप से आप कर सकते हो। पहला तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं अहिंसा की बात करूँ, ठीक है? कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, जो अहिंसा की बात होती है कि हिंसा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे परास्त कर लेंगे। हम कूटनीति के मामले में भी चीज़ें कर सकते हैं। कूटनीति से हम सामने वाले को हरा सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, रणनीतियाँ ऐसी बना सकते हैं, जिससे सामने वाला समाप्त हो जाए। चौथा होता है प्यार। हम प्यार से उसका जो हृदय परिवर्तन है, वह कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इस वाले हिस्से में लिखने को हैं आपके पास। मैं फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड वाले को ईज़ी मानूँगा, ठीक है? आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया
इतना सक्रिय हो गया है कि सोशल मीडिया से ही सामने वाले को हरा दिया जाता है। टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेक्नोलॉजी से ही सामने वाले को हरा दिया जाएगा, क्योंकि हम युद्ध करेंगे ही नहीं। हम हैक कर लेंगे सारे सिस्टम आपके, और आप मजबूरी में हार जाएँगे कि भैया छोड़ दो, ठीक है? तो इस वाले हिस्से में आप बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आप लिख सकते थे। एक जगह कहा भी जाता है कि युद्ध सबसे पहले दिमाग में लड़ा जाता है। अगर आपने दिमाग में युद्ध की स्ट्रैटेजी बना ली, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना ली, तो आप वहीं पर जीत जाते हैं। आधे युद्ध तो दिमाग में ही दिमाग लड़े जाते हैं। ये आपने सुना होगा। इतिहास में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिना लड़े ही जीता गया है। बुद्ध, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं अंगुलीमाल के सामने। बुद्ध जाते हैं और अंगुलीमाल हार जाता है, वहाँ युद्ध तो हुआ नहीं था। आप अशोक को क्यों पढ़ते हैं? आप देखो कलिंग में युद्ध हुआ, उससे अशोक अशोक नहीं बना। युद्ध के पश्चात जो उसके दिमाग में चीज़ें चली, उसकी वजह से वही अशोक अशोक बना। अशोक को हम इसलिए नहीं याद रखते कि उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। अशोक को इसलिए याद रखते हैं कि उसने जो युद्ध है उसे ना करने की बात को प्रेरणा दी। ठीक है? कई बार कहा भी जाता है कि लोग भले कम हों, ठीक है? लेकिन वह स्ट्रेटजी इतनी बढ़िया हो कि हम उन्हें सामने वाले को हरा दें बिना लड़े। गांधी जी की बात कर ही सकते हो। तो इस वाले में मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट है आपके पास लिखने को, और आज के समय में तो सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें इतनी हैं कि आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है? तीसरा अगर देखें तो तीसरे में क्या है? बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना, ये तो हो गया। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता है। यानी विचार पे बातें हैं, थिंकिंग प्रोसेस पे। एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले दुनिया अगर आपने बनाई तो दिमाग में बनाई। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उसका दिमाग में आया होगा पहले बल्ब, कि मैं प्रकाश को बनाऊँ, मैं उजेला करूँ। या किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया, तो सबसे पहले दिमाग में आविष्कार हुआ होगा कि क्या मैं यहाँ बैठे व्यक्ति के साथ बात करवा सकता हूँ, ठीक है? बाइक बनी तो पहले दिमाग में बनी होगी। तो कहा भी जाता है कि जितने भी बड़े काम हैं सबसे पहले दिमाग में आते हैं, फिर वह कागज़ पे आते हैं, फिर ज़मीन पे आते हैं। और विचार ही है जिससे हम आज इतनी बड़ी जगह पर पहुँच चुके हैं। अगर विचार ना होता तो यूएसए को कभी भी पता नहीं चलता कि इधर भी दुनिया है, और इधर ब्रिटेन वगैरह, पुर्तगाल, स्पेन को पता नहीं चलता कि इधर भी दुनिया है। विचार ही था कि हम चलो समुद्र के रास्ते देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। वहीं एक कोलंबस जाता है और अमेरिका की तरफ निकल जाता है। तो उसे पता चलता है इधर भी लोग हैं। विचार ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। विचार ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता CO2 की बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। विचार ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि सन बीच में है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, या पृथ्वी बीच में है, सन चक्कर लगा रहा है। विचार ना होता तो हम बहुत कुछ नहीं जान पाते। विचार ही था जिसने आर्यभट्ट बनाया, विचार ही था जिसने न्यूटन, आइंस्टीन बनाया, विचार ही था जिसने गांधी को बनाया। क्योंकि विचार आए तभी उन्होंने ये सब किया। और अगर विचार अच्छे हैं तो अच्छा होता है, विचार बुरे हैं तो बुरा होता है। किसी के दिमाग में विचार आया तभी एटम बम बना, विचार आया तो नकारात्मकता भी आई। किसी के दिमाग में विचार आया कि हम इस देश के हैं और इस देश पे चलिए आक्रमण करते हैं चलकर। सबसे पहले विचार आता है, तभी वो दुनिया खोजता है। खोजता मैंने बताया यूएसए की खोज हुई थी, बनाता भी है, दुनिया बनाता है। आपने भी दिमाग में अपनी दुनिया बनाई होगी, किसी व्यक्ति को देख कर, इसके साथ रहूँगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो आप भी विचारों में ही दुनिया बनाते हैं ना, फिर वह जीवन में आता है। आप एक इसमें जो मेरे दिमाग में आ रही बहुत बड़ी चीज़ आजकल
आपने एक देखा होगा विजुअल वाला, वो चश्मा एक टाइप का एक लगा के और वो करते हैं ना, चश्मा टाइप का लगा के कि विजुअल उसमें चले जाते हैं कि मतलब वहाँ अलग ही दुनिया है। तो अलग दुनिया किसने क्रिएट की? पहले तो दिमाग ने क्रिएट की, विचार आया होगा, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो जो भी दुनिया बन रही है वो विचार से ही बन रही है। विचार आया तभी ये सब चीज़ें हुई। विचार आया तभी हमने खोजा कि अमीबा भी है, वायरस भी है, प्रोटोजोआ भी है, वैक्सीन भी है। खोज तभी तो हुई जब दिमाग में विचार आया, तभी एक नई दुनिया बनी। कौन सी दुनिया? आप एनवायरनमेंट में अलग-अलग दुनिया पढ़ते हैं। कौन सी दुनिया? वन, वन पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, घास पारिस्थितिकी पढ़ते हैं। तो विचार ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है अगर कहें तो। विचार ही मनुष्य को बनाता है। तो ये भी इससे बहुत ही अच्छा था। इस पर भी आप लिख सकते थे। अगला वाला तो बहुत अच्छा है। ये तो सबके जीवन में आप हमसे ज़्यादा लिख सकते हैं कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। जैसे मैं ही अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो यूपीएससी जो कर रहा था, उसका जो अनुभव है, उससे मैंने सबक सीखे जो आप तक पहुँचाता हूँ, अलग-अलग वीडियोज़ में। जो अभी आपको लगते होंगे कि अरे क्या बकवास कर रहा है। लेकिन वही जब आप ही ये 5 साल की यात्रा तय कर लेंगे, तो यही सबक आप अपने मुखार बिंदु से सामने वालों को बता रहे होंगे और वह बैठकर कह रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं कहता हूँ कि भाई लिखना शुरू कर, जो मन में आता है वो लिख। आपने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी को लिखना शुरू करो। अगर राष्ट्रपति लिख पढ़ा है तो राष्ट्रपति के मेंस का कोई क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ये मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि मुझे सबक ये मिला है कड़वे अनुभवों से। मैं क्यों कहता हूँ भाई 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते दिन में, 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है। क्यों? क्योंकि ये सबक मैंने सीखा है। तो ये वाला आंसर तो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। जो मैं कह रहा हूँ वही आप 5 साल बाद जब तैयारी 6 साल बाद, 7 साल बाद तैयारी कर चुके होंगे यूपीएससी की, तो आप कह रहे होंगे। क्योंकि तब आपको ये अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से मिल चुके होंगे। तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कहानी। एक कहानी के साथ कि मैंने ये अनुभव सीखा। तो कई कड़वे अनुभव जीवन में ऐसे होते हैं, जो हमें सच जितने भी बड़े लोग हैं, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए, जो उन्हें सबक मिले वह कड़वे अनुभवों से ही मिले होंगे। क्योंकि जब सुखद अनुभव होता है ना, जब सुखद अनुभव होता है, तो वह हम मनोरंजन करते हैं, आनंद उठाते हैं, तो वहाँ हम कुछ सीखते नहीं हैं। जब कड़वे अनुभव होते हैं ना, तब हमारा दिमाग चलता है कि अरे! ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? हे भगवान! जो मुझे धोखा मिला किसी से मान लो कि मैंने इसका इतना साथ दिया, इसने धोखा दे दिया। फिर मैं उसके बाद सतर्क रहूँगा, कोई और ना आ जाए। जैसे वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। क्यों? तो यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि सच सबसे अच्छे सबक तभी मिलते हैं जब कड़वे अनुभव हुए। तो कई बार होता है कि हमने सड़क पर सही चलना तब सीखा जब हमें गड्ढे मिले। मान लो, ये भी आप कोट कर सकते हो। अब देखो ये मैंने पहले से नहीं पढ़ा है, तुरंत जो विचार आ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एस्से लिखता तो वहाँ तुरंत ही लिखना पड़ता ना। मान लो ये सड़क है हमारी, अब ये सड़क बहुत अच्छी हो तो हम ऐसे चलते चले जाएँगे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वही सड़क में मान लो बीच-बीच में गड्ढे होंगे, ठीक है? बीच-बीच में गड्ढे होंगे, तो जो हमें यहाँ सबक मिलेगा, वह क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ का अनुभव कड़वा है। गड्ढे में बार-बार गाड़ी रुक रही है। जब बढ़िया सड़क होती है तब तो हम फर्राटा मार के निकल जाते हैं, हम ये भी नहीं देखते, भाई कौन-सी दुकान, कौन-सा होटल पड़ा था रास्ते में। तो ये भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो आप।
महात्मा गांधी जी गांधी बने क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कड़वे अनुभव मिले थे। तभी उन्हें अच्छे सबक मिले कि हमें सत्याग्रह करना चाहिए, कि सत्याग्रह आंदोलन करना चाहिए। यहाँ भी ये भी कोट कर सकते हो आप। आप बुद्ध को यहाँ भी कोट कर सकते हो। बुद्ध और महात्मा गांधी बहुत जगह कोट हो सकते हैं। उन्हें कड़वे अनुभव मिले कि अरे ये बूढ़ा व्यक्ति, ये संत महात्मा, ये मर चुका है व्यक्ति, वहां से उन्हें अच्छे सबक मिले। फिर वह कहा कि जीवन तो कुछ और ही है, जो हम जी रहे हैं वो जीवन थोड़ा ही है। समझ रहे हो आप? तो कितनी चीजें लिख सकते हो। आपको भी तुरंत सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ये सोच पा रहा हूँ कि नहीं। आप जानते हैं, जितना कहते हैं लोहा जितना तपता है उतना मजबूत बनता है। जब तपता है तो वो कड़वे अनुभव होते हैं लोहे के, लेकिन जब मजबूत बनता है तो उसे समझ में आता है अच्छा ये अच्छे सबक सिखाने के लिए ये सब हुआ था। अब्राहम लिंकन का आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश का यूज कर सकते हैं। कैसे हमारा देश जब लड़ रहा था तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ बैठा रहा, आज भी वही स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। तो शुरुआत में वो कठिन भले लगे, लेकिन अंत में वो बहुत सुखद होता है क्योंकि हम बहुत मजबूत बन के निकले होते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लिख सकते थे इस वाले में। मैं समझ रहा हूँ कि उम्मीद है कि आप तक बातें पहुँच रही होंगी। अगर पहुँच रही हैं तो कमेंट अवश्य करना। अगर मैं होता तो इसमें मैं ये 4 वाला ही लिखता, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो मैं अपने जीवन से रिलेट करके लिख सकता हूँ, और मुझे लगता है आप भी यही लिखते हो। आप कमेंट में बताना ए का 4, जैसे मैं ए का 4 लिखता तो मैं ऐसे बताऊंगा ए का 4, और बी का अभी जो भी लिखूंगा वो आप भी ऐसे कमेंट करके बताना आप कौन सा लिखते हैं। ठीक है, चलिए बी वाले पे देखते हैं। इससे इतनी टफ नहीं थे अब की बार। ठीक है, हो सकते थे। 5 है, मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। इसका अर्थ अगर सिंपल सा देखें तो आप जानते हैं कि कहीं पानी भरा हो तो थोड़ी देर अगर वो ठहरा रहे तो उसमें नीचे मिट्टी वगैरह जो है वह सब जम जाती है, ऊपर साफ पानी रहता है। ठीक है, नदी वगैरह का पानी पी क्यों लिया जाता है? क्योंकि वह जो पानी में गंदगी है वह नीचे बैठ जाती है और पानी बहता रहता है। तो मैले पानी को अकेला छोड़ दो तो साफ हो जाता है। यहाँ पे एक ये भी है कि धैर्य रखो, जैसे मैं रखे हुआ हूँ जीवन में। यूपीएससी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा अकेला रह रहा हूँ, थोड़ा धैर्यता से कुछ और काम कर रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। मन को शांत रखो, जैसे मैं अपने मन को शांत रखा हूँ, क्यों कोई बात नहीं। रोज इतने व्यूज आ रहे हैं, रोज थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ बढ़िया कर लेंगे। धैर्य रखो, दो हो सकता है 2 साल लगे मुझे, लेकिन मैं अपना बना लूंगा जीवन। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से चीजें पता चल गई। आपने और भी जगह देखा होगा, जब ये केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री वालों को अगर मैं याद कराऊं तो कई बार आप पढ़ते थे कि मिक्स कर दो तो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। वह वह भी आप यहाँ रिलेट कर सकते हो, तो उसे लगेगा अरे केमिस्ट्री भी यहाँ यूज हो गई। धैर्य अगर रखेंगे तो स्वतः समाधान हो जाता है। कई बार समस्याएं आई और निकल गई, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? गुस्सा, तनाव। कई बार कहा जाता है ना कि जो होना है सो होना है। आप टेंशन लेकर, तनाव लेकर क्या कर लेंगे? कहा जाता है जब दुख हो तो शांत हो जाओ। ये सब चीजें आप यहाँ कोट कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर आप दलदल में फंसे हो, मान लो यहाँ आप दलदल में फंसे हो, ठीक है, अगर आप ज्यादा झटपटाओगे तो और गहरे में चले जाओ। शांत हो जाओ, धीरे धीरे चीजें अपने आप ऊपर आ जाएंगी। तो ये सब यहाँ पर आप कोट कर सकते हो। बहुत कुछ लिखने को है। आपका वहां दिमाग क्या चलता है? कई बार कहा जाता है रिश्ता अगर टूटने पे है, थोड़ा सा समय दो उसे, वो हो सकता है फिर से बन जाए। जल्दबाजी में निर्णय ना लो। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि धैर्यता, कि थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। कई बार कहा भी जाता है कि जब कोई गुस्सा होता है तो आदमी कहता है अरे थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दो, सब लोग बाहर आ जाओ, वो ठीक हो जाएगा। और कुछ समय बाद ऐसा होता भी है, वो कमरे से निकलते हुए नाउ आई एम फाइन।
तो बहुत कुछ आप इस पे लिख सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप तक बात पहुँच रही है, बाकी आप खुद समझदार हैं, वरना डेढ़ 2 घंटे का वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, कितना टफ आ रहा है, कितना ईज़ी आ रहा है, ये आपको सीखना चाहिए। और ये अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंकि यही आपके जीवन में चीज़ें काम आएँगी। लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। मैं सिंपल उदाहरण लूँ आज का। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 16 सितंबर। आपको आज के दिन ने क्या सिखाया? आप सोचते रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या सिखाया। लेकिन मैं ये कहूँ 2025 को इतने दिन हो गए हैं, 2025 ने आपको क्या सिखाया? तो आपके दिमाग में आ जाएगा उस फलाने व्यक्ति से दोस्ती गलत कर ली थी, वो फलानी जगह वो चीज़ गलत खा ली थी, उस जगह घूमने नहीं जाना था, इंस्टाग्राम मैंने ज़्यादा चलाया, नहीं चलाना चाहिए था, सितंबर खत्म होने वाला है, आधा निकल ही गया और मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, बहुत गलत हुआ, 6 महीने 7 महीने पढ़ सकता था। समझ गए ना इस कहानी का मतलब क्या है? तो रियल देखो मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं रियल जीवन से ही चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते हैं। आज का दिन आप ले लो, कुछ नहीं सिखाया उसने ज़्यादा, लेकिन वर्ष जो है ना ये वाला, वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। यानी कहने का मतलब है जो लंबा समय होता है ना, जैसे मैं अगर अपना 5 साल का यूपीएससी 5 से 6 साल का अगर रखूँ, यूपीएससी का जो करियर है, सीखा मैंने बहुत कुछ। उसने जो सिखाया है, वह एक दिन थोड़ी सिखा सकता। लंबे समय का अनुभव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ अनुभव की ही बात हो रही है मेरे लिए। कई बार कहते हैं वो नेता 35 साल से सांसद हैं, ढंग से बात करियो, तुम 2 साल पहले आए हो। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होता है? कोई अधिकारी है वो कई बार कहता है आपसे, आपके तो पढ़े लिखे हम भी हैं, तो कहता है बेटा जितने बड़े तुम हो, उतने बड़े हम उतने साल में दरोगा बने हुए हो गए, ठीक है? तो कम बोलियो, समझ रहे हो? तो वो क्या बताना चाहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए, ये भी सुनते होंगे आप। क्योंकि वो इतना ज़्यादा लंबा समय होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। तुम्हारा अभी 1 दिन का है, तो कहा जाता है मैच्योर, परिपक्व आदमी 1 दिन में थोड़ी होता है, बहुत कुछ समय लगता है। कठिनाई, सफलता, असफलता, इसमें आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो, ये वाला, रिलेट हो सकता है। इतना लंबा समय ही हमें उसमें कई ज़्यादा कड़वे अनुभव आते हैं, जो हमें बहुत अच्छे-अच्छे सबक सिखा कर जाते हैं, जो दिन कभी नहीं जानते, दिन कभी नहीं सिखा सकते। वर्ष ने हमें ये भी सिखाया कि हम कैसे सब कुछ छोड़ दें तब भी कई बार चीज़ें हल हो जाती हैं। तो ये वाला भी आप यहाँ कोट कर सकते हो, मतलब अलग तरीके से, कॉपी पेस्ट नहीं मारा था। मतलब वर्ष बहुत कुछ सिखाता है, लंबा अनुभव यही मैंने सीखा है कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। ये किसने सिखाया? ये एक दिन ने नहीं सिखाया मुझे, वर्ष बहुत ज़्यादा समय लगा ये सीखने में। तो कैसे चीज़ें यूज़ करी जाएँगी, मैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, पेपर से ही पेपर को। संघर्ष किसका 1 दिन का होता है? लंबे समय का होता है ना, संघर्ष ही सिखाता है। कोई भी महापुरुष, बुद्ध, महात्मा बुद्ध 1 दिन में बन गए, महावीर 1 दिन में महावीर बन गए, गांधी 1 दिन में गांधी बन गए, अकबर, अशोक 1 दिन में बन गए, चाणक्य 1 दिन में बन गए, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान 1 दिन में बन गए। समय लगा ना। तो ये सब आप कोटेशन किसी का एग्जाम्पल, किसी की कहानी, रामचंद्र जी को भी रामचंद्र बनने में 14 वर्ष लगा था, कितनी समस्याएं झेली थी। महात्मा बुद्ध जी पहले ही दिन जाकर बैठे और उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। कई बार कहा भी जाता है कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। दिन तो थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, मेन ज्ञान कौन देता है? लंबे समय वाली चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कैसे सोचा जाता है, कैसे डायमेंशंस
और मैं टॉपर्स आंसर राइटिंग कराता हूँ, वहाँ एस्से की कई लोगों की कॉपियाँ कराई, मैं वहाँ बताता रहता हूँ कि आप कितने तरीके से एस्से को लिख सकते हैं। एक कहानी की जगह से शुरुआत कर सकते हैं, कुछ पंक्तियों से शुरुआत कर सकते हैं, किसी कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी इस टाइप से चीज़ें कर सकते हैं। आज ही बहुत इम्पोर्टेंट एस्से कराया, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हिंदी माध्यम 53 रैंक 2023 में मोहनलाल सर की आई थी, बहुत अच्छी कॉपी है। 7 बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। ये कहा भी जाता है कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। सबसे पहले यही आता है कि मान लो ये मेरा जीवन है, यहाँ से शुरू हुआ 0 से और इधर जा रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पर पहुँचा मान लो। अब मुझे कैसे पता होगा गंतव्य क्या है? जैसे मैं पहले समझता था मुझे आईएएस बना दो या आईपीएस बना दो, मेरा गंतव्य यही है। तो आपको क्या लगता है आपका गंतव्य यही है? नहीं। इसके बाद आपको लगेगा यार कैडर बढ़िया हो जाए, उसके बाद आपको लगेगा यार प्रमोशन नहीं हो रहा, उसके बाद आपको शायद लग जाए पीएम भी बन जाऊँ। पीएम साहब जो हैं, उनका गंतव्य क्या वही पीएम बनना तक है? अब हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और आता हो। मैं साधना करूँगा बैठ के, ज्ञान प्राप्ति करूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जीवन जो है ना, उसका कोई गंतव्य नहीं है। जीवन का गंतव्य वही है कि जब हो गया, ये पूरी एक यात्रा है। इसमें डेस्टिनेशन नहीं आता है, यहाँ स्टॉपेज आता है। थोड़ी देर रुको, चाय नाश्ता करो, आगे बढ़ जाओ, फिर रुको, चाय नाश्ता करो, आगे बढ़ जाओ, फिर रुको, डिनर करो, आगे बढ़ जाओ, फिर करो, लंच करो, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, क्योंकि जो यात्रा के रूप में नहीं देखते वही परेशान होते हैं। जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं है, कोई ऐसा टारगेट ही नहीं है, कोई ऐसा गंतव्य ही नहीं है जहाँ जाकर आपको रुक जाना हो। आपको हमेशा चलना है। आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए आ गए, फिर भी आपको चलना है। 1 लाख करोड़ रुपए आ गए, फिर भी आपको रुकना नहीं है, कि आप रुक ही नहीं सकते। समय चल रहा है निरंतर, तो आपको भी चलना पड़ेगा ही। इसी रास्ते के अनुभवों से आप मजा लीजिए। कई बार हम कहते हैं ना, नानी के घर जाएंगे तो आनंद करेंगे जाके, वो नानी के घर जाएंगे वाला ही है। यहाँ जो आप कहते हो ना, आईएएस बन जाऊंगा तब मजे लूंगा जीवन के, घंटा मजे नहीं ले पाओगे। आईएएस के बाद आपके पास वो आ जाएगा, भाई इसको भर के बढ़िया से ये सब काम तमाम करके आ जाओ लवासना, वहाँ बढ़िया से ट्रेनिंग होगी, फिर वहां से चालू हो जाएगी जीवन यात्रा। मजे नहीं ले पाओगे। फिर आदमी जब आईएएस बन के ये सब कर लेगा तो पता क्या कहेगा, इसी डिस्ट्रिक्ट में जब डीएम बन के जाऊंगा तब मजे लूंगा। डीएम बन के आए, दूसरे दिन नेताओं के फोन आ गए, भैया ध्यान रखना, मंत्री जी का आ गया, ऐसा है संभल के रहियो। उस डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी कम्युनिटी है, चाहे जाति चाहे धर्म जो भी हो, उन लोगों ने कहा साहब हमें भी ध्यान रखना। पत्रकार आ गए कि सरकार आपकी नई पोस्टिंग है, स्वागत है। वहाँ के व्यापारी आ गए, आपने कहा यार यहाँ तो बहुत ज्यादा झमेला है, इसको किसको ध्यान रखूंगा। नेताजी अलग कह रहे हैं कि हमारी सबसे ज्यादा वोटर है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? फिर आपने कहा कोई बात नहीं, 60 साल में जब रिटायर हो जाएंगे फिर मजे लेंगे। फिर पता चला 60 साल में इतना ज्यादा जीवन जी लिया, इतनी सारी उलझने हैं, माइंड फ्रेश ही नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है जो राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय बनाए जाते हैं, ये इनका गंतव्य हो जाता है कि भैया अब मजा आ गया बस खत्म कहानी? कि उन्हें भी थोड़ा बहुत माइंड में कुछ ना कुछ रहता है, होता है ना समस्या? गंतव्य है ही नहीं। जो जी रहे हो ना, जो आप इसमें ये वीडियो देख रहे हो, इसी को मजे लो। साथ में थोड़ा सा चना मुझे हुए मिला लिया, खा रहे हैं, बस यही जिंदगी है। डिनर कर रहे हैं, उसी का मजा ले रहे हैं, वाह मजा आ गया। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे यही सब चीजें बतानी है। ये सोच पा रहे हो अगर आप तो लिख भी लोगे, सोच ही नहीं पा रहे हो तो लिख कहाँ लोगे? कई बार लोग कहते हैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। तो ये चीजें मुझे याद आ, मैंने लिख के नहीं रखी कहीं, ये सब चीजें दिमाग से निकल रही हैं, क्योंकि इतना जब 5-6 साल आप पढ़ते रहोगे, ये चीजें करते रहोगे तो आपके दिमाग से निकलेंगी चीजें। कई बार लोग कहते हैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। हम लोग क्या है, वो गंतव्य, हमें लगता है आईएएस गंतव्य है, उसी के ऊपर दिमाग रहता है, बस ये बन जाए फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे का अपना, ये बन जाए फिर हम अच्छे से पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी वालों के लिए संडे बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन तभी संतुलित है जब आप 6 दिन
जम के पढ़ाई करें, 10-12 घंटे ऐसा पढ़ाई करें कि लोग कहें पागल हो गया क्या। और 7वें दिन ऐसा मजा करो लोगों को लगे ये यूपीएससी वाला है। समझ मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं वो कहो सर ने आपने कहा था, समझ रहे हो। लेकिन संडे को थोड़ा चिल मारो 6 घंटे, बढ़िया से नहाए, बढ़िया कपड़ा उपड़ा, कमरा उमरा साफ किए। मैं जो टेलीग्राम पे बताता भी रहता हूँ, बढ़िया से कोई मूवी निकाल के देखे या घूम के आए, बढ़िया से फास्ट फूड खा के आए, बढ़िया से आराम किया। ठीक है। बाकी फिर मंडे टू सैटरडे लग जाओ। जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं अधिकतर देखो संडे को क्या करते हैं, संडे को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप सातों दिन पढ़ाओगे तो आप पढ़ा नहीं पाओगे। कोई भी इंडस्ट्री है वहां भी 6 दिन ही पढ़ाई होती, सॉरी 6 दिन ही काम होता है या 5 दिन होता है, 2 दिन रेस्ट देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि जीवन यही है, यही आनंद लेना है। क्या आपको लगता है महात्मा गांधी जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने देश आजाद करा दिया था? नहीं, उनको याद किया जाता है पूरी यात्रा में कि चंपारण में ये किया था उन्होंने, सत्याग्रह में ये किया था, यरवदा जेल में ये किया था। पूरी यात्रा उनकी यादगार है। क्या बुद्ध जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक काम कर दिया था? नहीं, उन्हें याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वो 4 लोगों को देखा, फिर बाद बाहर आए, फिर उन्होंने ये किया वो किया ये किया वो किया। पूरी यात्रा उनकी सुखद है, पूरी यात्रा को देखा जाता है। तो केवल एक चीज की वजह से नहीं याद किया जाएगा। क्या विवेकानंद जी केवल वहां 1993 में जो वो दिया था भाषण, 1993 था, 1793 था, 1893 था, जो भी था, उसकी वजह से सिर्फ याद किया जाता है? नहीं, उन्होंने जीवन में और भी बहुत काम किए हैं जिनकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। तो असली सफलता, असला एंजॉय, आज असली जो यात्रा है वो यात्रा में है, गंतव्य कोई नहीं। गंतव्य तो वही है जहां आप समझ भी नहीं पाओगे गंतव्य हो गया। ठीक है। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा चीजें। 8 नंबर देखते हैं। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। संतोष जो है ना, सुकून जो है, आप मान लो भूख लगी है बहुत तेज, और अगर खिचड़ी भी मिल जाए ना पेट भर के, तो आपको जो संतोष मिलेगा, जो सुकून मिलेगा, वैसा सुकून 5 स्टार होटल में भी खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि संतोष जो है ना, सुकून जो है ना, वो स्वाभाविक संपत्ति है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। आप मैं 100% बता सकता हूँ कि ऐसे करोड़पति हैं जो 5 स्टार होटल में खाते हैं खाना, और फिर भी वो संतोष ही नहीं है, वह सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है कृत्रिम चीजों से। संतोष का मतलब ही है कि स्वाभाविकता से। विलासिता, आप बताओ विलासिता 1 करोड़ रुपया हो तो उसका मजा नहीं आएगा? वह क्या कहेगा 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, तो वो निर्धनता करता जाता है। उसे जैसे ही 1 करोड़ कमाएगा उसे लगेगा मैं गरीब हूँ, तो मुझे 2 करोड़ कमाने हैं, मैं गरीब हूँ 3 करोड़ कमाने हैं। तो जो कमा रहे हो ना वह संतोष नहीं है, वो कृत्रिम चीजें हैं। ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, मकान, गाड़ी, बंगला, ये क्या है? ये सब कृत्रिम है, और यही आपको निर्धन बना रहे हैं। क्योंकि वहां आप अमीर जैसी फीलिंग नहीं आती, संतोष नहीं होता। क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? सुकून। मैं मुझसे कोई भी पूछता है कौन से सुखी है, मैं कहता सुकून जिसके पास, इस टेंशन ही नहीं, चाहे वो करोड़पति हो चाहे गरीब आदमी हो। सुकून है, अगर अगर आपको रात को नींद अच्छे से आती है, बिस्तर पर गया नींद आ गई, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देख, सबसे अच्छा वो है। विलासिता निर्धन बनाती है, क्योंकि विलासिता होगी तो आपका और फिर दिमाग में चलेगा। क्योंकि जो स्वाभाविक संपत्ति है वो संतोष ही है, सुकून ही है। कई चीजें हैं आप सच में बताओ, आपको पनीर खाने से ज्यादा आनंद मिलेगा या बहुत भूख लगी और बस खिचड़ी मिल जाए? आप एक बार देखो, कई बार ऐसा होता होगा आप आते होंगे और आपको पानी मिल जाए ना बढ़िया सा, आपको उसमें जो सुकून मिलेगा 5 स्टार में कॉफी पीते हुए भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कृत्रिम चीजें कभी उतना सुकून दे ही नहीं सकती। तो इसमें अगर मुझे कहना पड़ता कि इसमें कौन सा आप करोगे, तो मैं इसमें जो चूज करता, 7 वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि मैं 7 वाला लिखूं, A का 4, B का 7।
ये आप कमेंट करके बताइएगा ऐसे ही कि ए में आप कौन सा लिखोगे, बी में कौन सा। मुझे लगता है मैं काफ़ी चीज़ें आप तक पहुँचा पाया कम समय में ही। बाकी आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं और भी प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ें लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।